नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी जो कि कल यानी कि 10 अगस्त को जो आप सभी के स्कूल में वीकली टेस्ट एग्जाम होने वाला है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका आगे आने वाले वीकली टेस्ट एग्जाम हो तो आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसका यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। यानी कि जो संभववाद शब्द है बच्चों, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? और ये आपका एक फ्रांसीसी विद्वान थे, ठीक है। तो किसने किया था? तो याद रखिएगा, लुसियन फेवरे ने। लुसियन फेवरे ने पहली बार आपका संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुसियन फेवरे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। यानी कि जो नवनिश्चयवाद का सिद्धांत है इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो याद रखिएगा, नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक बोले तो नवनिश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था ये बोले। ये दोनों आपका क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, नवनिश्चयवाद का जो प्रवर्तक है तो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो ये आपका ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर। याद रखिएगा बच्चों, ये जो आपका नवनिश्चयवाद है ना, इसका आपका दो और नाम है। इसी को आपका रूको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको आपका वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दे कि वैज्ञानिक निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो वैज्ञानिक निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर ही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी कि इनमें से किससे हमें भूगोल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, इनमें से कौन सा आपका एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका यात्रियों के विवरण। देखिए बहुत सारे यात्री जैसे प्राचीन भारत में हेनसांग आए थे, फाहियान आए थे, फिर आपका जो मिडिवल इंडिया यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें फिर आपको कौन आए थे? अलबरूनी आया था, ठीक है। बहुत सारे आए थे। तो देखिए जो भी बहुत सारे यात्री आए उन्होंने बहुत सारे राजाओं, इस राजा का सीमा यहाँ तक था, तो सीमा का बता रहा है ना, तो इससे क्या मिल रहा है? इससे हमें जानकारी तो मिल रही है ना, भूगोल के बारे में जानकारी मिल रहा है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में जानकारी मिल रहा है। तो ये आपका क्या है? स्रोत है। प्राचीन मानचित्र से तो पता चल ही जाता है कि इसका सीमा यहाँ तक नहीं कहते कि हम लोग को जो भारत का सीमा था अफगानिस्तान का कंधार तक था, ठीक है। तो इससे भी जानकारी मिल जाती है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, क्या इससे हमें कोई भी भौगोलिक जानकारी मिलती है? नहीं, इससे कोई भी भौगोलिक जानकारी नहीं मिलती है, इससे हमें भूगर्भिक जानकारी मिलती है। भूगर्भिक जानकारी का मतलब क्या हुआ? देखिए ये है पृथ्वी के ऊपर जितने भी हम लोग यहाँ पे मैप वाला बात करते हैं ना, झील झरना ये सब, तो ये सब क्या हो गया? ये सब आपका भूगोल हो गया। और जहां ये मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो कोई भी ग्रह है तो उसके अंदर के अध्ययन, उसके अंदर के जो तथ्यों को हम लोग अध्ययन करते हैं कि यहाँ मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर के जो हम लोग घुस के कोयला उला बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जियोलॉजी कहते हैं। यानी कि उसे क्या कहते हैं? उसे भूगर्भिक कहते हैं। गार्भिक मतलब गर्भ वाला चीज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये आपका जानकारी नहीं ले, ये आपका भौगोलिक सूचना का जानकारी नहीं है, ये आपका भूगर्भिक सूचना का मतलब एक तरह से स्रोत है, ठीक है। बाकी बात प्राचीन महाकाव्य है, ठीक है, जैसे जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय हो गया, ठीक है, सॉरी बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवती सूत्र, इससे तो हमें विभिन्न साम्राज्यों के बारे में जानकारी मिलता है। तो ये तीनों यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य, ये तीनों आपका क्या है? आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत है। और ये आपका चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये आपका भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो कौन सा स्रोत नहीं है वही पूछा था, तो ये आपका स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते रहते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आते रहता है, इस वजह से बढ़िया से बताएं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एंथ्रोजियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक है बच्चों एंथ्रोजियोग्राफिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा इस पुस्तक को आपका फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
फ्रेडरिक रेटजेल। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मानव भूगोल का जनक भी आपका फ्रेडरिक रेटजेल को ही कहा जाता है। और इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है, तो एंथ्रोपो जियोग्राफी, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। सारा इस प्रकार से तैयारी करते जाएंगे, वीकली टेस्ट से ही आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखिएगा जो जियोग्राफी शब्द है जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूगोल, ठीक है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था आपका इटेरोस्थनीज ने। किसने, इटेरोस्थनीज ने किया था। ये भी महान भूगोल विजेता थे, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से, तो मैंने आपको बताया कि जो रुको और जाओ सिद्धांत है इसी को क्या कहते हैं, नव निश्चयवाद का सिद्धांत कहते हैं, वैज्ञानिक निश्चयवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो नव निश्चयवाद दिया हुआ है, नव निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है, इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 7वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन आगे पीछे हो गया, ठीक है, तो प्रौद्योगिकी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका मानव भूगोल का परिभाषा दिया गया है और ये परिभाषा किसने दिया है वो पूछा है, ठीक है। परिभाषा क्या है पढ़िए, देखिए कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है, यानी कि ये जो मानव भूगोल की परिभाषा है इस परिभाषा को किसने दिया था, तो याद रखिएगा इस परिभाषा को आपका मानव भूगोल का जनक जिसे कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल, इन्होंने ही आपका इस परिभाषा को दिया था कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। तो कहां पे दिया फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो नो का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब मात्रात्मक क्रांति, ये आपका क्या है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। बाकी बात क्षेत्रीय भिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण और वर्णन, ये तीनों है, सिर्फ मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या का नाम बताएं। शिष्या मतलब क्या हुआ, चेला, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये फ्रेडरिक रेटजेल के शिष्या यानी कि स्टूडेंट कौन थी, तो ये आपका कुमारी एलन सैंपल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमारी एलन सैंपल, जो कि फ्रेडरिक रेटजेल का शिष्या थी यानी कि स्टूडेंट था, अगर देहाती भाषा में बोली तो चेला था, ठीक है। फ्रेडरिक रेटजेल, अब पूछ देगा इसी क्वेश्चन को उल्टा करके कि कुमारी एलन सैंपल का गुरु कौन थे, ठीक है, तो फ्रेडरिक रेटजेल थे भाई साहब, इसी तरह से पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आर्थिक भूगोल किस उप क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो आपका आर्थिक भूगोल है बच्चों इसको आपका सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल के उप क्षेत्र में सम्मिलित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संभववाद की अवधारणा किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानवीय घटक, मानवीय घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए वीकली टेस्ट में तो 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं टोटल 20 करवा रहा हूँ, 20 से ही आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी मजबूती से, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद सब्जेक्टिव भी करवा रहा हूँ, टेंशन मतलब दोस्त। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है, तो जो मार्क्स का सिद्धांत है बच्चों इसका जो उपयोग किया गया है ये आपका अमूलवादी अथवा इसी को रेडिकल विचारधारा कहते हैं, इसके अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम को के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो 1990 का जो दशक है बच्चों ये आपका भूगोल के आधुनिकतावाद, ठीक है, यहाँ पे दोनों में एक ही हो गया है, तो आधुनिकतावाद की विचारधारा के लिए जाना जाता है, उपागम के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि तेजी से जनसंख्या किस महाद्वीप में बढ़ रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या तो आपका एशिया में है, पूछिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या के कहां पे है, एशिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से अब बढ़ रहा है और कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो सबसे तेजी से बढ़ रहा है आपका अफ्रीका में, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हुआ, एग्जांपल से समझिए, पूछेगा कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, ठीक है, मान के चलिए एक व्यक्ति के पास है आपका 100 रुपया, ठीक है, और ये अभी वर्तमान में कितना कमा रहा है, 10 रुपया प्रति दिन कमा रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति के पास है मान के चलते हैं
10 रुपया, और ये कमा रहा है रोज कितना कमा रहा है, ये रोज आपका 50 रुपया कमा रहा है, ठीक है। ये बी व्यक्ति है। पूछेगा कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, तो बोलिएगा सर सबसे ज्यादा पैसा ए के पास है 100 रुपया। बोलेगा कि सबसे ज्यादा पैसा वृद्धि किसका हो रहा है सबसे तेजी से, तो इसका वृद्धि हो रहा है 50 रुपया रोज, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पर भी है, ठीक है। तो सबसे तेजी से यहाँ पे आपका जनसंख्या कहाँ पे बढ़ रहा है, अफ्रीका में बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो एशिया में है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि वृद्धि सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, तो आपका ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका अफ्रीका में, ठीक है। समझ गए होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए विरल का मतलब क्या होता है, विरल का मतलब होता है कम, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा आपका एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है मतलब ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो देखिए आटाकामा एक मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान है, तो यहाँ पे आदमी कम रहता है, तो ये कम जनसंख्या वाला क्षेत्र हो गया। भूमध्य रेखा प्रदेश, ये भी कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उसके बाद है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में आपका चीन आता है, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है। यानी कि जो जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 10 में आपका जो 5 कंट्री है, जैसे फर्स्ट में तो आपका चीन ही आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन आप भारत हो गया, चीन भी हो गया, तो ये अधिकतर जनसंख्या आपका दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में ही रहता है। तो ये आपका विरल क्षेत्र नहीं है, ये आपका सघन क्षेत्र। बाकी अब ध्रुवीय प्रदेश जहाँ पे बर्फ रहता है, ये यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे जो आपका सबसे रहता है उसी को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये तीनों क्या है, ये तीनों आटाकामा, मध्य रेखा प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, ये तीनों आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो वही पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक का मतलब क्या हुआ, खराब कारक। यानी कि मान के चलते कोई भी व्यक्ति, मान के चलिए अभी आप गांव में रह रहे हैं, अब गांव छोड़ के आप शहर चले जाते हैं, ठीक है। तो अब आप शहर से गांव आ जाते हैं किसी कारणवश, कोई भी खराब कारण होगा, तो जो भी खराब कारण होता है ना भैया, उसी को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बेरोजगारी हो गया, ठीक है, आपका जलवायु हो गया, तो ये सब क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। अब बेरोजगारी के जहां पे रोजगार नहीं है वहां आदमी रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा, तो ये खराब चीज है ना जी। तो ये प्रतिकर्ष कारक को क्या समझ रहे हो ना। तो देखिए जल अभाव, ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। जहां पानी नहीं रहेगा, जल का अभाव रहेगा, वहां रहेगा आदमी, तो प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी, पैसा कम भी करेगा तो वहां रहेगा आदमी, तो ये भी क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। देखिए चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा, अब देखिए जहाँ बढ़िया क्या शिक्षा मिलेगा, जब जहाँ बढ़िया डॉक्टर बैठेगा तो वहाँ आदमी रहना पसंद करेगा ना। अब जहाँ गाँव देती में इलाज नहीं होता है, वहाँ आदमी रहना पसंद करेगा, नहीं ना करेगा भाई साहब। तो ये सब क्या है आपका, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, अपकर्ष कारक है, बढ़िया कारक है, ठीक है। तो वही नहीं है, सो पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक है, ठीक है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है, तो किसके परिवर्तन का सूचक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आर्थिक प्रगति का भी सूचक होता है, सामाजिक उत्थान का भी सूचक होता है, और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी सूचक होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है। गमन करते हैं मतलब छोड़ करके जाते हैं, तो जहां से छोड़ करके जाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको आपका उद्गम स्थान कहते हैं, ठीक है। और जहां पहुंचता है उसे आपका गंतव्य स्थान कहते हैं, ठीक है। तो उद्गम स्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था। तो 1 करोड़ होने में आपका 10 लाख वर्ष लगा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व की जनसंख्या 1 अरब से 2 अरब होने में कितना वर्ष लगा था। तो 1 अरब से 2 अरब होने में आपका 100 वर्ष लगा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है। यानी कि इनमें से किन से जगह में आपका एक भी गांव नहीं है, पूरा खाली 100% शहर है। तो कहाँ पे, सिंगापुर में कोई भी गांव नहीं है, 100% शहर है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए ही लंबा थोड़ा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा तथ्य आपका गलत है, सही नहीं है मतलब गलत है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, तो ये बात सही है। विगत 500 वर्षों में जनसंख्या आपका 10 गुना से अधिक बढ़ा है, ठीक है, ये तथ्य सही है। उसके बाद है कि 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या 100 वर्ष लगा था, तो ये भी बात सही है। उसके बाद है आपका जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं होता है प्रथम अवस्था में। प्रथम अवस्था में आपका जनसंख्या क्या होता है, स्थिर रहता है। प्रथम अवस्था में मतलब क्या होता है, उच्च जन्म दर भी होता है और उच्च मृत्यु दर होता है, यानी कि जितना जन्म रहा है उतना मर जा रहा है, ये होता है प्रथम अवस्था में, बराबर एक तरह से रहता है। तो उच्च नहीं रहता है, यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन धीमी गति से बढ़ता है, ठीक है, धीमी गति से बढ़ता है, ज्यादा तेजी से नहीं, यानी कि कह सकते हैं एक तरह से बराबर रहता है, ठीक है, स्थिर रहता है। तो यही ये गलत तथ्य है, यहाँ पे आपका जनसंख्या वृद्धि दर उच्च नहीं रहता है, यहाँ निम्न जनसंख्या वृद्धि दर रहता है, ठीक है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखें। तो याद रखिएगा भूगोल की दो शाखा है, एक आपका भौतिक भूगोल और एक आपका है मानव भूगोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो शुरुआती क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया कि संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लुसियन फेब्री ने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जियोग्राफी, यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा, वेट, कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा ज्योग्राफी शब्द का आर्थिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होता है ज्योग्राफी शब्द का अर्थ, क्या होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसी नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये लिखा था आपका चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। तो याद रखिएगा प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीतिक भूगोल की दो उपशाखाओं के नाम लिखें। तो राजनीतिक भूगोल की दो उपशाखा है, एक आपका निर्वाचन भूगोल, दूसरा आपका सैन्य भूगोल, तीसरा है आपका एंथ्रोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये आपका फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संभववाद क्या है। तो याद रखिएगा प्रकृति को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही क्या कहलाता है, संभववाद कहलाता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है। तो शुरू में भी क्वेश्चन करवा दिए थे, नव निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने। और ये ग्रिफिथ टेलर कहाँ के भूगोल विजेता यानी कि कहाँ के थे, तो याद रखिएगा अमेरिका के थे, यानी कि अमेरिकन भूगोल विजेता थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि एक वीडियो सुबह अपलोड हो जाए, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपका भिड़ जाएगा। ठीक है, और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काम आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब से आपका रेगुलर क्लास होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।